नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। चुनावी मौके पर नेताओं के शब्दबान मर्यादा तोड़ रहे हैं। नेताओं के बयानों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से झारखंड और यूपी तक नेताओं के विवादित बयान चर्चा में है। शरद पवार पर बीजेपी समर्थित एमएलसी सदाभाऊ खोत ने विवादित बयान को लेकर अब महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। सदाभाऊ ने शरद पवार के चेहरे पर कमेंट किया है, जिसको लेकर महायुति गठबंधन के सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार भी नाराज हो गए हैं। अजीत पवार ने चाचा पर कमेंट को लेकर देवेंद्र फडणवीस के सामने ही सदाभाऊ को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार ने एक्स पर भी अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ नेता पवार साहब के खिलाफ सदाभाऊ का दिया गया बयान गलत है। हम शरद पवार के खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। एनसीपी की ओर से मैं इस बयान का विरोध करता हूं। एनसीपी भविष्य में पवार साहब के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सदाभाऊ खोत कई सालों तक किसान के नेता राजू शेट्टी के स्वाभिमानकारी शेतकरी संगठन से जुड़े हैं, लेकिन बाद में शेट्टी से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने रयात क्रांति संगठन बना लिया। सदाभाऊ शरद पवार पर अपनी टिप्पणी को लेकर खुद ही ट्रोल हो गए। मामला बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि मेरे बयान से अगर किसी का दिल दुखा तो मैं खेद प्रकट करता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर क्या बयान दिया था। तो चुनावी रैली में सदाभाऊ खोत ने कहा था कि हे पवार साहब, आपके दामाद ने कारखानों, बैंकों और उद्योगों को नष्ट कर दिया। उसके बावजूद आप अपने भाषण में कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र को बदलना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र का चेहरा बदलना चाहता हूं। आपका चेहरा क्या है? क्या आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं? आपको किस तरह का चेहरा चाहिए? तो वरिष्ठ नेता शरद पवार पर सदाभाऊ खोत के विवादित कमेंट पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी के नेता, महायुति के नेता भी सदाभाऊ के बयान को गलत बता रहे हैं। संजय राउत ने सदाभाऊ के बयान को लेकर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर कड़ा प्रहार किया है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है, कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, जो देश का सर्वोच्च नागरिक किताब है, दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद वो दिया है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो कुत्ते हैं, हाँ, वो हमेशा इस गंदगी से भूंकते हैं। चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे और नेता हो, महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र की राजनीति में सीना तान कर खड़े हैं और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन शरद पवार के बारे में सारे महाराष्ट्र में, देश भर में उनका रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। शरद पवार जी एक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। और ऐसे शरद पवार जी को इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं। पॉलिटिकल कोई टीका टिप्पणी हम समझ सकते हैं, लेकिन सदाभाऊ खोत जी ने, मुझे लगता है कि इसके संबंध में माफी मांगनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुंबई में चुनाव इस समय चल रहा है, यानी महाराष्ट्र में बात करें तो वोटिंग होने वाली है 20 नवंबर को। ठीक है, चुनाव में नेता जो है वो भाषण देते हैं, लेकिन शब्दों की जो मर्यादा है वो तार तार होती जा रही है। कभी महिला को माल कह दिया जा रहा है, अब आज ये कह दिया गया कि शरद पवार साहब अपने चेहरे को देखें। संजय राउत साहब का भी मैं बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ये किस तरफ महाराष्ट्र की जो सियासत है वो जा रही है, खासकर भाषा को लेकर? और उसके आगे भी चले गए आशीष। आगे की बताऊं आपको कि आगे का बयान आया है जिसमें बुलडॉग का एंट्री हो चुका है, जिसमें आशीष सलार संजय राउत के लिए कहते हैं कि क्या हम एक कहूं सिल्वर ओक के बुलडॉग हैं संजय राउत, तो चलेगा क्या?
और इतना ही नहीं बल्कि वही सदा सदा खोत जिनको कुत्ता कहा संजय राउत ने, वह कह रहे हैं कि वो सुअर का प्रयोग कर रहे हैं। यानी ये शब्दों का प्रयोग करना जानवरों का, आप समझिए कि किस तरीके से प्रयोग नाम पर किया जा रहा है। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई सुअर कह रहा है, कोई बुलडॉग कह रहा है। इन तमाम शब्दों का जो कि वास्तव में लोग इस तरीके से निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग कर, या यूं कहे जानवरों का शब्दों का प्रयोग कर, जो आप लोग अपमान समझते हैं, उसका प्रयोग कर जनता को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद जनता सब समझती ही, देखिए आशीष, और यही कारण है कि चूंकि शरद पवार के बारे में चूंकि हम बात करें, शरद पवार देखिए वास्तव में एक वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र के लेवल में खासतौर से बुजुर्ग हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनको कैंसर की बीमारी है, कैंसर से जूझ रहे हैं कई सालों से वो, और उनको उसी वजह से चेहरे में वो प्रॉब्लम आई है, सबको पता है। उसके बावजूद अगर उनकी बीमारी को लेकर अगर कोई इस तरीके से उनका मजाक उड़ाता है तो बिल्कुल जनता समझती है। और इसी बात को लेकर अजीत पवार, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके कट्टर दुश्मन इस वक्त हैं, लेकिन अजीत पवार को भी उनका वक्तव्य बुरा लगा। अजीत पवार ने तुरंत सदा खोत को फोन करके तत्काल प्रभाव से कहा कि आप यह गलत है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है अजीत पवार ने। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि शरद पवार का पर्सनल अपमान करना, उसके बाद यह बात आगे तक निकल जा चुकी है। कोई इसलिए बताया, कोई बुलडॉग, कोई अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यह वास्तव में एक कई कह सकते हैं कि निचले स्तर की राजनीति होती है, उस तरीके की देखी जा रही है महाराष्ट्र राजनीति में। वास्तव में महाराष्ट्र राजनीति में कम से कम शब्दों का चयन कम से कम अच्छा हुआ करता था अब तक, तो कम से कम, क्योंकि जहां तक महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है, संतों की भूमि कही जाती है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का धरती है यह, और इस जगह पर इस शब्दों का प्रयोग करना और वास्तव में अपने आप में एक बड़ी चिंता वाली बात भी है। एक सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिएगा अभिषेक, कि क्या सदाभाऊ खोत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या इस तरह के बयान देने को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब तक कोई कार्रवाई की बात अब तक सामने नहीं आई है। हमें लगता नहीं है आशीष की इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। देखिए जब सदा खोत बोल रहे थे उस वक्त देवेंद्र फडणवीस खुद मंच पर मौजूद थे, और इसी बात को लेकर संजय राउत ने कहा कि अगर संजय राउत चाहिए था देवेंद्र फडणवीस कम से कम वहां उठ के उनको थप्पड़ मारते थे। तो यह बातों का प्रयोग, यानी मतलब साफ है कि लगता नहीं कि चुनावी माहौल में बहुत सारे नेता बहुत बोल बिगड़ जाते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी अब तक है कि लगता नहीं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि शरद पवार ने खुद जब उन्हें सवाल पूछा गया सदा खोत को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ हंसते हुए वहां से चल पड़े, क्योंकि उनका साफ कहना था, उनको लगा कि इस पर मामले पर उनको बात नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह के जो बयान हैं वो आते ही रहेंगे, और बयान बहादुरों की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। अभिषेक, हमारे साथ आप बने रहिएगा। चुनावी मौके पर नेताओं के बयान सुर्खियों में हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में AIMIM विधायक ओवैसी ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की और अपने पुराने बयान को फिर से दोहराया है। ओवैसी ने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी हैं, यानी अपने 15 मिनट वाले पुराने बयान को उन्होंने फिर दोहराया और सीएम योगी के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? इससे पहले पिछले हफ्ते झारखंड में विवादित बयानबाजी पर संग्राम छिड़ा था। बीजेपी नेता सीता सोरेन पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा था। आयोग ने जामताड़ा के एसपी को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। दरअसल विधानसभा चुनाव में इरफान अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने सीता सोरेन को उतारा है, जिसके बाद दोनों प्रत्याशियों में जमकर बयानबाजी हो रही है।
अमर्यादित बयान पर इरफान अंसारी बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने इरफान अंसारी को हेमंत सोरेन सरकार से हटाने की भी मांग की थी। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव में वादों और घोषणा पत्रों की। जनता को लुभाने के लिए दोनों गठबंधन बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं। बुधवार को महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी जारी की। आज शिवसेना उद्धव गुट ने अपना वचननामा जारी किया है। गठबंधन की 5 गारंटी में कुछ और योजनाएं जोड़कर शिवसेना यूबीटी ने वचननामा जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वचननामा में क्या कुछ है। सबसे पहली और अहम बात कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज्यादा करने का उन्होंने वादा किया है। दूसरी, ओबीसी, एससी और एसटी बच्चों को ज्यादा आर्थिक मदद दी जाएगी। तीसरी, ग्रामीण इलाकों के बेरोजगारों को नौकरी का वादा किया गया है। चौथी, युवक और युवतियों को उच्च दर्जे की मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। और पांचवी, 1 साल में 30 लाख सरकारी या प्राइवेट नौकरी में भर्ती का वादा किया गया है। छठी, आशा आंगनवाड़ी के वर्करों को अनुदान दोगुना करने की बात कही गई है। और सातवीं, हर जिला अस्पताल को सुविधाओं से संपन्न करने की बात कही गई है। तो ये 7 अहम बातें की गई हैं। लेकिन वहीं शिवसेना यूबीटी के वचन पत्र पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने कहा कि 2.5 साल की सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई काम नहीं किया, अब लोगों को वादों का पुलिंदा थमा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवा देते हैं। इन्होंने कभी एक सीढ़ी नहीं चढ़ी मंत्रालय की, कभी घर के बाहर नहीं निकले कोरोना के समय में, और अभी लंबी लिस्ट बना दी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। हमने कहा कि भाई आप 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपने तब क्या किया? इसमें से एक काम भी किया है? हमारी सरकार 2.5 साल से सरकार में है। अब देखो हमने कितने काम किए हैं, गरीब के कल्याण की कितनी योजना हमने सामने लाई लोगों के लिए। आपने क्या किया? और अभी लोगों को बनाने जा रहे हो। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। इससे पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं। महाविकास आघाड़ी का पूरा फोकस जाति जनगणना और आरक्षण पर है। बुधवार को एमवीए ने नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राहुल गांधी, खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान गठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 5 गारंटी का नाम दिया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे और आबादी के हिसाब से आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनवाते हैं आपको। जाति जनगणना और 50% की दीवार, यह है। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र की जनता के लिए 5 गारंटी जारी किया है। इसमें जाति जनगणना, आरक्षण, महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद और किसानों के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि एमवीए की गारंटी में क्या कुछ खास है। एमवीए की 5 गारंटी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। पहली गारंटी, जाति जनगणना, 50% से ज्यादा आरक्षण का वादा। दूसरी, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए फ्री बस की यात्रा। तीसरी, हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। चौथी, बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए की मदद। और पांचवी, किसानों को 3 लाख तक का लोन माफ करने का वादा। तो वही महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी के जवाब में महायुति ने अपनी 10 गारंटी जारी कर दी। दोनों गठबंधन ने महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं कि महायुति की 10 गारंटी में खास क्या है। पहली, लाडली बहन योजना की रकम 2100 रुपए करेंगे। दूसरी, 25,000 महिलाओं की पुलिस बल में तैनाती। तीसरी, किसानों की कर्ज माफी की गारंटी। चौथी, किसान सम्मान योजना के जरिए हर महीने 15,000 रुपए। पांचवी, एमएसपी पर 20% सब्सिडी का वादा। छठी, वृद्धावस्था पेंशन में हर महीने 2100 रुपए देने का वादा।
7वीं 10 लाख छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए की ट्यूशन फीस। 8वीं आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए वेतन। 9वीं 45,000 गांव में पक्की सड़कों के निर्माण का वादा। और 10वीं विजन महाराष्ट्र 2029 को 100 दिन में पूरा करने का वादा। तो जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी अपनी दी, तो वहीं महायुति ने 10 गारंटी दे डाली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, गारंटी पर गारंटी दी जा रही है। महाविकास आघाड़ी ने 5 गारंटी दी तो महायुति आगे बढ़ गई, उन्होंने 10 गारंटियां दे डाली। बिल्कुल, देखिए इसकी शुरुआत बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। इसकी शुरुआत देखिए पहले महायुति ने की। पहले एक दिन पहले यानी कल सभा होनी थी राहुल गांधी की या महाविकास आघाड़ी की, उसके पहले कोल्हापुर में महायुति सभा करती है, उसमें 10 गारंटी वो दे देते हैं। और कल जब सभा होती है मुंबई में तो उस दौरान महायुति महाविकास आघाड़ी की तरफ से 5 बड़ी जो घोषणाएं की जाती, गारंटी दी जाती है। हालांकि उसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने 10 ऐसी गारंटी देने का प्रयास उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसके जरिए जनता को लुभाने का काम किया है। देखिए महाराष्ट्र में ऐसा हो गया आशीष पहली बार। हालांकि महाराष्ट्र में जो मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं ना, वो नहीं बांटी जाती थी कम से कम। महाराष्ट्र में विकास को लेकर तमाम अच्छे मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ करता था, लेकिन शायद कुछ पिछले साल से कहे लोकसभा से या विधानसभा का पहला ऐसा चुनाव बड़ा होगा जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ्त देने की बात की जा रही है। अभिषेक, क्या ये सीधा कहा जा सकता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर ये चुनाव किया जा रहा है कि कौन कितनी रेवड़ी बांटेगा जनता के बीच में? बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल एक शब्द में कहें आशीष तो बिल्कुल ये शब्द सही बैठता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम चल रहा है महाराष्ट्र में। और कौन कितना रेवड़ियां बांट सकता है मुफ्त में, कितने किसकी झोली में उसे वोट आ सकता है, यह देखा जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र आपको पता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, और इस आर्थिक राजधानी में अगर कहा महाराष्ट्र राज्य का आर्थिक अगर स्थिति सही अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है विकास कैसे होगा। विकास की बात जब करते हैं तो यह जो टैक्स पेयर का पैसा है, जाहिर सी बात है कि वो विकास में लगना चाहिए। तो आपको पता है मुंबई में और जो यहाँ पर रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कोस्टल रोड बन रहा है, कई मेट्रो ट्रेन बन रही है, कई सारे ऐसे चीज जहां पर जरूरत है लोगों का विकास के लिए, वहां पर इस तरीके से अगर सिर्फ वोट बैंक के लिए मुफ्त में रेवड़ियां बांटी जाएंगी तो जाहिर से जनता सब समझ रही है। जनता सोचती है कि जो चीज साउथ में या फिर कहीं अन्य स्टेट में हुआ करता था, महाराष्ट्र कम से कम यह छूता था, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरीके से मुफ्त रेवड़ियां बांटकर वोट बैंक के लिए सिर्फ किया जा रहा है। सभी को पता है कि वोट हमारा चाहिए, इसकी वजह से ये किया जा रहा है, लोगों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता सब समझती है, जनता किस तरफ जाती है ये तो शायद ये आपने बड़ा सही कहा कि जनता सब समझ समझती है। राजेश खन्ना साहब की एक मूवी थी रोटी, उसका बड़ा खूबसूरत एक गाना है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो जो महाराष्ट्र की जनता है वो ये तय करेगी कि उन्हें वोट किसे देना है।